हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम फिर से आए हैं। आज जो हम लेकर आए हैं वो आपकी थोड़ी सी टेंशन को कम करने के लिए है। टेंशन है भाई, एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो अब इस दौरान हमको बस ये रहता है कि किसी तरीके से हम फटाफट रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बस एग्ज़ाम अच्छे हो जाए। तो आज इसी प्रैक्टिस पर्पज़ से हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर। इससे पहले भी हम आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करा चुके हैं, जो सीबीएसई ने इशू किया था, मार्किंग स्कीम वगैरह वो हमने बताया था। फिर उसके पहले भी हमने एक सैम्पल पेपर आपको बताया। आज हम आपका लेकर आ रहे हैं सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन पेपर नंबर 2। ठीक है, तो अब ये जो है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर 10th में 2 सिलेबस चलते हैं, ए और बी। तो आज का जो हमारा सैम्पल पेपर है ये बी के लिए है। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल समझते हुए चलनी है। तो ध्यान से हर एक चीज़ मैं बताती चलूँगी, उसको हर एक चीज़ आप ध्यान से, जब भी आपको पेपर खास तौर से रीडिंग टाइम के लिए जब सामने आएगा तभी से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए, जब पेपर हाथ में आएगा तो आपको सबसे पहले करना क्या है, तो आपका रिटन टाइम से करीबन 15-20 मिनट पहले आपको रीडिंग टाइम दे दिया जाता है, यानी क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाता है और आपको रीडिंग करनी होती है। अब इसमें रीडिंग पर्पस से हमारा पैसेज वगैरह तो आ नहीं रहा है इस बार, तो हमारा रीडिंग टाइम में हम क्या करेंगे, उस समय हम क्या करेंगे, तो अब इसको हम क्या करना है ये समझते हुए सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है रीडिंग टाइम में, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना जो चीज़ है वो है आपका द्वितीय सत्र हिंदी बा और कोड होना चाहिए। कोड आपका 085 रहेगा। इस कोड को, क्योंकि ए और बी दो पेपर होने की वजह से कहीं आप थोड़ा सा, कहीं आपके हाथ में गलत पेपर नहीं आ जाए या कुछ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोड देखना है। आपका कोड बा का ये रहेगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो निर्धारित समय 2 घंटे है, तो बिल्कुल भी हमें टाइम को मैनेज करके चलना है। टाइम कम है, रिटन वर्क ज़्यादा है। अगर आप टाइम मैनेज करके चलोगे तो ईजिली हर एक चीज़ आपसे होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके पास 40 मार्क्स का आया है। अब उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं। आप लोग मोस्टली इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये यहाँ लिखे ही इसलिए गए हैं कि आप उन्हें पढ़ें और फॉलो करें। अगर ज़रूरत नहीं होती तो लिखे ही नहीं जाते। इसलिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं बहुत ही केयरफुली, क्योंकि कहीं पे भी आपने कोई चीज़ मिस करी तो समझ लीजिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या अपने क्वेश्चन पेपर को आप गलत, आंसर शीट को गलत फिल करोगे। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ के आपको बताते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, का और खा। ठीक है, कितने खंड दिए गए हैं? 2। का और खा दिए गए हैं। का आपका लिटरेचर पोर्शन, यानी कि आपकी बुक रहेगी, स्पर्श और संचयन। दूसरा जो आपकी रहेगी खंड खा, वो आपका लेखन कार्य रहेगा, जिसमें आपका अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, लघु कथा, ये सब कुछ आएगा। तो 5 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। खंड का में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए। तो खंड का यानी कि हमारा जो लिटरेचर पोर्शन हमारी बुक से आ रहे हैं, 2 पुस्तक है ना हमारी, मेन पुस्तक और पूरक पुस्तिका, तो इनमें से हमारा खंड का आ रहा है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न के भी अपने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे और उनके अंदर उप प्रश्न होंगे। तो वो आपको करने होंगे। इंस्ट्रक्शन फिर से मैं बोल रही हूँ, हर क्वेश्चन के साथ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन्हें आपको अलग अलग हर जगह पढ़ने हैं। अब आते हैं जो खंड का है, उसमें हमारा जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें आपका स्पर्श का काव्य खंड, आपका गद्य खंड और संचयन, ये 3 खंडों के आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपको करना है। फिर आते हैं खंड खा में कुल 5 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए। अब जो खंड खा है वो आपका लेखन है। लेखन में आपके पास 5 प्रश्न हैं। अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, लघु कथा, ये 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अब इन 5 ही प्रश्नों में आपके पास विकल्प है। सबसे ज़्यादा टाइम आपका इसी सेक्शन में लगना है, यानी खंड खा में। तो लिटरेचर को आपको बहुत ही जल्दी ख़त्म करना है, मतलब मैक्सिमम आप 45 मिनट्स स्टार्टिंग के देंगे। रिटन वर्क जब भी आपका 10:30 से आपका रिटन वर्क स्टार्ट होगा, तो उसके बाद से आपको सिर्फ 45 मिनट्स ही देने हैं, यानी कि 11:15। इससे ज़्यादा नहीं। इससे पहले हो जाता है तो बहुत अच्छा है, मगर इससे ज़्यादा अगर आपने दिया तो आपका रिटन सेक्शन, यानी कि लेखन कार्य वाला जो सेक्शन है, उसमें कुछ ना कुछ छूटेगा या गड़बड़ होगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको पहले बताया, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अब क्या दिया गया है,
कुल प्रश्नों की संख्या 8 है, सारे प्रश्न 3 इसमें 5 इसमें, तो टोटल 8 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर दीजिए। तो ये जो अब ये क्रमानुसार दिया है, ये आपके को खास तौर से ध्यान रखना है। क्रमानुसार मतलब सीक्वेंस में काम करना है। जिस सीक्वेंस में आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, उसी सीक्वेंस में आप अपनी आंसर शीट में आंसर लिखेंगे। यानी कि आपके पास खंड का दिया गया है, तो खंड का से ही आप शुरू करेंगे। ये नहीं कि आपने चलो हम लेखन सेक्शन यानी खंड खा से शुरू कर देते हैं, नहीं, खंड का है तो खंड का शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 देन 3, उसके बाद खा में आएंगे। अब खा में भी सबसे पहले अनुच्छेद है, फिर पत्र है, फिर सूचना है, विज्ञापन है, फिर लघु कथा है। तो इसी सीक्वेंस में ही आपको काम करना है। आप सीक्वेंस को कहीं पर भी ब्रेक नहीं करेंगे, ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपके पास हम यहाँ पर आते हैं कि अब आपको जब पेपर मिलेगा तो आपके पास आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। तो उस रीडिंग टाइम में आपको ऐसे यूटिलाइज करोगे। सबसे पहले हर प्रश्न में आपके पास विकल्प दिए गए हैं, मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं कि जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न संख्या पहला है तो उसमें 3 प्रश्न दिए हैं, आपको 2 करने हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, 1 करना है। तो इसलिए आप जब इसको रीडिंग टाइम में आप लोगे तो आपको ये चीज़ चूज कर लेनी है कि इसमें कौन सा प्रश्न आपको करना है और कौन सा छोड़ना है। ये चीज़ आप उसी समय अपने दिमाग में बैठाते हुए चले जाओगे, ठीक है, कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। इवन लेखन कार्य में भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वो भी आपको डिसाइड करना उसी समय, क्योंकि बाद में हम ये करें ये नहीं करें, वो करें ये छोड़ें, तो उसमें 5-7 मिनट वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5-7 मिनट भी बहुत आपके लिए होते हैं। तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी जब आप ये सारा सॉर्ट आउट रीडिंग टाइम के अंदर कर लोगे, ठीक। तो ये आपको उस समय करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में हमारा खंड का जो आ रहा है वो हमारी पुस्तकों से है, यानी कि हमारी लिटरेचर पोर्शन से, स्पर्श और संचयन से। अब आते हैं प्रश्न संख्या का। हमने बोला ना हर क्वेश्चन के अपने इंस्ट्रक्शंस दिए, अपने निर्देश दिए, उन्हें पढ़ना जरूरी है। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है 25 to 30, इतना ही रखना है। ये नहीं कि आप बहुत ही जोश में ज़्यादा लिख जाएं, ये काम नहीं करिएगा। इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी जहां आपको टाइम देना है उस जगह आप टाइम दे नहीं पाओगे। इसलिए 25 to 30 यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको विद इन वर्ड्स के अंदर खत्म करिए, क्योंकि हर आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है आपको टाइम के अकॉर्डिंग दी गई है। यानी कि 25 से 30 शब्द का अगर आपको एक क्वेश्चन लिखना है तो आपको मुश्किल से 5 मिनट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैक्सिमम 5 मिनट जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। तो अब इसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते हुए पूरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया गया है। आप अब ये सोचिए कि आपने ज़्यादा लिखना शुरू किया तो आप क्या करोगे, 5 से 10 मिनट अगर आपने उसके ऊपर दे दिए तो आपने 5 मिनट अपने वेस्ट कर दिए, और साथ ही साथ उनका आपको मार्क्स नहीं मिलने, एग्जामिनर उसे अलग से नहीं देखेगा, तो क्या फ़ायदा है वहाँ पर आपको टाइम देने का। तो 25 से 30 शब्दों के अंदर ही उसे करना है। अब इसके पूरे प्रश्न संख्या 1 में आपके पास 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। तो अब हम चलिए एक एक करके आपको बताते चलते हैं। का प्रश्न है, यानी पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, झेन की देन पाठ के आधार पर बताइए कि जापानी लोगों को मानसिक बीमारियां अधिक क्यों होती हैं। सबसे पहली बात ये थी कि जापानी लोगों ने अमेरिका से प्रतिस्पर्धा लगा रखी थी कि उन्हें उनसे आगे निकलना है। अब इस चक्कर में वो बहुत मतलब समझ लीजिए 1 महीने का काम वो 1 दिन के अंदर निपटाने की कोशिश करते थे। इस चक्कर से उनके दिमाग की गति बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। अब हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे, तो ज़्यादा सी बात है कि हम मेंटल प्रेशर में आएंगे ही आएंगे। तो यही चीज़ उन लोगों के साथ हो रही थी। जापान के लोग पूर्णतः प्रतिस्पर्धा में हैं, यानी कि कंपटीशन में। वे किसी भी तरीके से उन्नति करके अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात कही, क्योंकि वो बहुत तेजी से प्रगति करना चाहते हैं। महीने के काम को 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब मानिए 1 महीने का काम 1 दिन में अगर पूरा किया जाएगा तो मान लीजिए, सोचिए जरा कितनी स्पीड से काम करना होगा वो। इसलिए उनका दिमाग भी तेज रफ्तार से स्पीड इंजन की भांति सोचता है। इसीलिए उनका मस्तिष्क सदा तनावग्रस्त रहता है। इस कारण वे मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। मतलब अब जाहिर बात है, हम इतना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो दिमागी बीमारियां होना तो लाजमी बात है। तो यही कारण था कि जापानियों को इतना ज़्यादा दिमाग की बीमारियां होती थी।
अब खा है, मनुष्यता कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, अपने शब्दों में बताइए। क्या है? विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, वही मृत्यु मृत्यु है सुमृत्यु कहला। मतलब जो दूसरों के लिए आप मर रहे हो, दूसरों के लिए परोपकार के लिए जो कर रहे हो, वही मृत्यु को सुमृत्यु उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर क्या दिया है कि आप परोपकारी हो, दयावान हो, इन तभी कि मतलब ये सारी चीजें हमारे अंदर, मनुष्य हैं तो मनुष्यता जैसी फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। यही संदेश इन्होंने इस पूरी कविता में हमको देने का प्रयास किया है। मनुष्यता कविता में कवि ने प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, विश्व बंधुत्व, सहानुभूति, अहंकार का त्याग आदि करने का संदेश दिया है। मतलब आपके अंदर जब तक ईगो रहेगा तब तक ये सारी भावनाएं पनप नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने ईगो यानी अहंकार को त्याग करना है, तब आपके अंदर परोपकार भी आएगा, सहानुभूति भी आएगी, दया भी आएगी, करुणा भी आएगा, विश्व बंधुत्व भी आएगा। तो ये सारी ही चीजें हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हम अहंकार का त्याग करेंगे। कवि ने स्पष्ट रूप में दधीचि, कर्ण, रंतिदेव, महात्मा बुद्ध का उदाहरण देकर हमें कल्याणकारी के लिए जीवन जीने की प्रेरणा दी है। तो अब इन्होंने जो वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों, महात्माओं का भी हमें उदाहरण दिया था, दधीचि का दिया था, रंतिदेव का दिया था। तो इन सभी के माध्यम से बताया कि इन्होंने अपना शरीर ही त्यागा, किस लिए? दूसरों के परमार्थ के लिए। तो ये उद्देश्य देते हुए इन्होंने ये पूरी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है। तीसरा क्वेश्चन है, शहादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? शहादत अली कौन था? आसिफुद्दौला का भाई था। आसिफुद्दौला की कोई औलाद नहीं थी, तो यही समझ रहा था शहादत अली की जब तक भाई अगर उनकी कोई औलाद नहीं है तो गद्दी आसिफुद्दौला के बाद हमको मिलेगी। लेकिन आसिफुद्दौला का एक पुत्र होता है जो बनता है वजीर अली। अब वजीर अली जब पुत्र हो गया तो गद्दी पे उसको बैठना है, तो इसीलिए शहादत अली जो उसने ये सोचा कि जब तक वजीर अली रहेगा वो मेरी मौत का कारण बना रहेगा। इसीलिए हर हाल में साम दाम दंड भेद से वो वजीर अली को गद्दी से हटा देना चाहता था, उसने यही सोचा था। शहादत अली आसिफुद्दौला का भाई और अवध का नवाब था, परंतु वजीर अली से उसकी शत्रुता थी। वजीर अली आसिफुद्दौला का बेटा था। शहादत अली को लगता था कि वजीर अली के बड़े होने पर उसे गद्दी सौंप दी जाएगी। वजीर अली के जन्म के कारण उसे अपना यह सपना टूटता हुआ सा प्रतीत हुआ, इसीलिए वजीर अली की पैदाइश से उसे अपनी मौत लगती थी। यानी कि ये लड़का पैदा हुआ है, यानी कि आगे चल के अगर मान लो हमने गद्दी के लिए युद्ध लड़ा तो क्या होगा, सब हमको हम ही को गलत समझेंगे, तो आगे चल के ये मेरी मौत का कारण बन सकता है, ये कारण। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि शहादत अली कौन था और ये, तो जब भी हम इस तरीके के कोई प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर स्टोरी क्वेश्चन आंसर्स के अंदर लिखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो आंसर ठीक से निकल के नहीं आता। और जब भी आंसर दीजिए तो कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा सा उसके आगे पीछे का ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप ये समझ कर चलिए कि जो आपका आंसर पढ़ने जा रहा है वो वाकिफ नहीं है कहानी से, वो कहानी कविता नहीं जानता जो आपके सामने रखी गई है, इसलिए आपको आगे और पीछे की थोड़ी थोड़ी स्टोरी देनी पड़ेगी। अब ये तो हमारा खत्म हो गया प्रश्न संख्या 1। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पे। फिर से इसके निर्देश हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 60 से 70 शब्दों में दीजिए। अब आपको फिर से लिमिट देखनी है, 60 to 70 वर्ड्स, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसे भी उसी हिसाब से हम देंगे। वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है, 2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 करना है। पहला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वतों के सौंदर्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये जो कविता थी इसमें पर्वतों के सौंदर्य के बारे में, पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात पर्वत प्रदेश यानी कि पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा ऋतु का जो दृश्य था वो इस कविता के अंदर दर्शाया गया था। अब उसमें पर्वत किस तरीके से लग रहे हैं, पर्वत पे खिले फूल उनकी सैकड़ों हजारों आंखों के समान लग रही हैं। जमीन पर जो ताल है यानी कि जो है वो एक दर्पण के समान लग रहा है, उससे उठता धुआं जैसा लग रहा है कि ताल जल रहा है। तो बहुत सारे इसके अंदर पूरे पर्वत प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा सुंदर वर्णन किया है। बादलों का आना जाना लगा हुआ है वहाँ पे, तो कभी लगते हैं कि पहाड़ बादलों पे चले गए हैं, जो उस पे पेड़ हैं वो जैसे लगता है अंदर धंस गए हैं उस पेड़ों के ऊपर बादल छा जाने के कारण। तो क्या है
इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के पल पल परिवर्तित होने वाले रूप सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। बादल के आते ही वहां प्रकृति का कभी सुहाना रूप दिखाई देता है तो कभी रौद्र रूप, यानी कि कभी बहुत सुंदर दिखाई देता है और कभी जैसे लगता है प्रकृति बहुत क्रोधित हो गई। तो ये कैसा होता है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं तो धूप छांव होता है ना, तो धूप छांव से ही ऐसा प्रतीत होता है। कभी बादल छा जाते हैं तो कभी पर्वत ही अदृश्य हो जाते हैं। क्यों? बादल छाने से क्या होगा, दिखेगी ही नहीं पर्वत, तो अदृश्य होगा। कहीं झरनों का कलकल शोर सुनाई देता है तो कहीं ठंडी पवन आने लगती है। पल पल बदलते नजारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोई जादू का खेल रहा है। पर्वतों के सीनों को फाड़कर उच्च आकांक्षाओं से युक्त पेड़ मानो बाहर आ गए हैं, यानी पर्वतों की जो आकांक्षाएं हैं, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं वो इतनी ज्यादा उच्च हो गई हैं कि पर्वत रूपी उनकी आकांक्षाएं उनके सीने को फाड़कर बाहर निकल आई हैं। अपलक व शांत आकाश को निहार रहे हैं। कहीं तालों से उठता भाप ऐसी जान पड़ती है मानो उसमें आग सी लग गई है और धुआं उठ रहा है। पूरा दृश्य मनोरम लगता है। मतलब वर्षा ऋतु में अगर आप पहाड़ों पे जाएं तो वहां का दृश्य इतना सुंदर लगता है कि मतलब एक तो हर सेकंड बदलता है। कभी आप यहाँ धूप देखेंगे, कभी छांव देखेंगे, यहाँ कभी आपने देखा सूखा है, सामने पानी बरस गया, एकदम से बादल आ गए, जो पर्वत दिख रहे हैं वो एकदम से ढक गए। तो जो कवि ने आपको वहां पे वर्णित किया है कविता में, पर्वत प्रदेश पावस में, उसी को आप यहाँ पर इस तरीके से वर्णित कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें दोनों में से एक करना था। दूसरा क्या दिया है, झेन की देन पाठ का संदेश क्या है। ये पाठ हमें संदेश क्या दे रहा है। इस पाठ में हमने देखा कि जापानियों की चलती हुई तेज रफ्तार जो मानसिक जो थी गति उसके ऊपर था। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि हम किस लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए। अब भविष्य के लिए अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं, भूतकाल को हम सुधार नहीं सकते, तो हमारे लिए वास्तविक क्या है, वर्तमान काल है ना। इसीलिए जब लेखक टी सेरेमनी में गए थे तो क्या हुआ था, वो सिर्फ अनंत काल जितना लंबा वर्तमान जी रहे थे। उनके लिए भूतकाल भी गायब हो गया था, भविष्य काल भी गायब हो गया था, वो सिर्फ वर्तमान में जी रहे थे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, झेन की देन पाठ का संदेश यह है कि अत्यधिक काम और आकांक्षाएं मनुष्य के तनाव अनावश्यक रूप से बढ़ा देती है। मतलब हम बहुत ज्यादा वर्क करेंगे तो क्या होगा, हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है। अत्यधिक पाने की लालसा में व्यक्ति का सहज रूप गायब हो जाता है, हमारा जो नेचुरल बिहेवियर है वो कहीं चला जाता है। यह स्थिति पागलपन की ओर ले जाती है। इसी पागलपन से बचने के लिए जीवन को सहज बनाए रखना आवश्यक है। हमें भूत और भविष्य में जीने की अपेक्षा वर्तमान में जीना सीखना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। अब देखिए, वर्तमान को हम खो देते हैं सिर्फ किस लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए, जबकि उस भविष्य का क्या जिसको हमें पता नहीं। भूतकाल जो बीत गया हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो हम जो कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो है हमारा वर्तमान। और वर्तमान को हम बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं भविष्य की चाह में। तो इसलिए हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना जरूरत है उतना ही हमें काम करना चाहिए। अत्यधिक काम करने से हम अपने सहज भाव को कहीं ना कहीं खो देते हैं। इसलिए ये पाठ हमें यही संदेश देता है, आवश्यकता से अधिक काम नहीं करना है, हमें वर्तमान में जीना है, भविष्य और भूतकाल की चिंता को छोड़ते हुए। अब ये प्रश्न संख्या 2 भी हमारा खत्म हो गया। इसमें 2 प्रश्न दिए थे, 1 करना था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। ये क्या दिया है, पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने हैं। अब आपको यहाँ क्या दिया है, ये आपकी संचयन पुस्तक से आए हैं। इसमें आपको, आपके सामने 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 2 करने हैं। देखिए, हर जगह ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आपको जब रीडिंग टाइम दिया जाएगा तो उसी समय आपको ये सारे सॉर्ट आउट करके रख लेने हैं कि आपको करना क्या है, कौन सा प्रश्न करना है। तो अब जो 3 प्रश्नों का में से पहला प्रश्न है, क्या है, सच्ची मित्रता जाति या धर्म को नहीं देखती। जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा स्नेह का भाव जागृत होता है, वहां मित्रता उत्पन्न होती है। इफ़न और टोपी की मित्रता पर टिप्पणी करते हुए बताइए कि ऐसी मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक हो सकती है। अब यहाँ पर क्या दिया, इफ़न एक मुसलमान था, टोपी एक ब्राह्मण परिवार से था, मगर इन दोनों की मित्रता बहुत गंभीर मित्रता थी।
दोनों में बहुत ही ज़्यादा लगाव था। खास तौर से टोपी को इफ़न की दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो उनके घर जाता था, जबकि उनके यहाँ कुछ खाता नहीं था, इवन इफ़न के टिफ़िन से भी कुछ नहीं खाता था। लेकिन ये है कि उसे उसके परिवार से, खास तौर से दादी से और इफ़न से बहुत लगाव था। तो ये मित्रता आज हमारे सामाजिक दायरे से कहीं परे है। हम इस धर्म के हैं तो दूसरे धर्म के यहाँ से ज़्यादा मित्रता नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये जो सोच है, इस सोच से कहीं परे इन दोनों ही बच्चों की दोस्ती थी। अब इसको आप पूरा डिटेल में लिखोगे कैसे, किस तरीके से, ये देखिए। इफ़न और टोपी चाहे जाति धर्म से अलग क्यों ना हो, पर गहरे मित्र थे। दोनों की मित्रता आंतरिक थी, वे बाहर दिखावा नहीं करते थे, मतलब बहुत अंदर से थी। मतलब अब इस चीज़ को दिखावा नहीं था कि भाई हम दो अलग अलग धर्म के हैं, हम आपस में रह रहे हैं। उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, वो वास्तविक में एक अच्छे मित्र थे। टोपी जाति से ब्राह्मण होने के कारण इफ़न का खाना छूता भी नहीं था, पर इससे उसकी मित्रता में कोई फर्क नहीं। इफ़न को इवन ये चीज़ बुरी भी नहीं लगती थी कि वो मेरा खाना नहीं खाता। दोनों ही एक दूसरे की भावनाएं समझते एवं सम्मान करते थे। घर पर अचानक अम्मी शब्द कहने पर टोपी ने मार तक खाई, परंतु इफ़न के घर ना जाने के लिए नहीं माना। मतलब एक दिन खाने के टेबल में उसने अपनी माँ को अम्मी बोल दिया और इस बात से घर में बवाल हो गया और उसकी खूब पिटाई भी हुई, लेकिन उसने इफ़न के घर जाना नहीं छोड़ा था। अतः दोनों की मित्रता बिल्कुल खरी थी एवं सामाजिक भावनाओं से काफी ऊंची थी। भारत में चूंकि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए आपसी प्रेम भाव बना रखने के लिए भारतीय समाज को इस दोस्ती से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हमारे समाज में खाली ये दो धर्म तो नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। भारतीय समाज में बहुत सारे धर्म हैं। अब अगर हम हर धर्म से जो है शत्रुता मोल लेते रहेंगे तो हमारा ये समाज खराब हो जाएगा। तो कोई भी धर्म हो, हमेशा हमें उनसे मित्रता बना के रखनी चाहिए, और खास तौर से इन दोनों बच्चों की दोस्ती से हमें इस चीज की प्रेरणा भी लेनी चाहिए। अब आते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे दो परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। सपनों के से दिन कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की पढ़ाई ना छूटने के क्या कारण थे। अब क्या था, लेखक हमारे ज़्यादा अच्छे अमीर परिवार से नहीं थे, नॉर्मल परिवार से थे, मगर तब भी उनके यहाँ की ज़रूरतें, आर्थिक परेशानियाँ बनी रहती थी। अब लेखक स्कूल तो जाते थे, लेकिन एक नौबत ऐसी आई कि उनका स्कूल छूट जाने का डर लगा। लेकिन उनके मास्टर जी ने क्या किया कि एक दूसरे बच्चे की पुरानी किताबें लाकर उनको देते थे, जिससे उनका पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकी। मतलब उन्हें नई कॉपी खरीदने के उनके पास पैसे नहीं थे लेखक के पास, तो वो क्या करते थे, उनको पुरानी कॉपी किताबें मिल जाती थी, कॉपी भी अरेंज हो जाती थी, तो वो उसी में अपनी पढ़ाई लिखाई किया करते थे। इस तरीके से उनका स्कूल छूटने का जो काम है वो बच गया था। लेखक ने अपनी पढ़ाई ना छूटने का कारण बताया कि स्कूल के हेड मास्टर साहब किसी धनी लड़के के घर जाकर उसे पढ़ाते थे। वे उस लड़के की किताबें लेखक को हर साल दिलवा देते थे। कॉपियों, कलम और स्याही का खर्चा साल भर के लिए 1-2 रुपया होता था। वे 7 साल उस स्कूल में पढ़े जहां पर वो थे, जहां से उनके हेडमास्टर। इस प्रकार पढ़ाई का खर्चा कम हो जाने के कारण लेखक की पढ़ाई चलती रही। अगर खर्चा जाता होता तो शायद उनकी पढ़ाई छूट जाती, लेकिन हेडमास्टर जी की वजह से उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रही, और जबकि वो वहां पर 7 साल उस स्कूल में पढ़े थे, इसीलिए वो 7 क्लासेस वहां इजीली पास कर गए थे। तीसरा प्रश्न है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या कर सकती है। हरिहर काका की किस स्थिति को देखकर लेखक चिंतित हो गए थे। अब क्या है, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं कि हम देखकर विचलित तो होते हैं मगर हम कुछ कर नहीं पाते। ये ऐसा ही एक सिनेरियो आपके सामने रखा गया कि बीच सागर में अगर नाव है और वो डूबने की कगार पे आ गई, तो वहां के लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब हम अपने मन के अंदर चिल्ला रहे हैं मगर हमें कोई सुन नहीं पा रहा, हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन हमारे लेखक के साथ तब हुई थी जब उन्होंने हरिहर काका को देखा था। उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे और अपने मन में विचलित भी थे। तो वो कंडीशन कौन सी थी जिसको देखकर लेखक बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं गांव में, हरिहर काका से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते, सिर्फ आसमान की तरफ देखते रहते।
वो काका जो उसको बचपन में कंधे पर बैठाल कर घुमाया करते थे, आज बिल्कुल गुमसुम शांत से हो गए थे। किसी से कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं, बस चुपचाप लेटे लेटे आसमान को ताकते रहते थे। तो यही वो स्थिति थी जिसको देखकर हमारे लेखक चिंतित हुए थे। लेखक जब हरिहर काका को देखने आए तो उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा। उन्होंने लेखक को देखकर सिर झुका लिया, फिर दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी इस दशा ने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। उनकी इस दशा ने लेखक को चिंतित कर दिया। मतलब वो हरिहर काका कोई जवाब ही नहीं दिए, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि वो ये मेरे हरिहर काका नहीं रहे जिनसे साथ में पहले बचपन से लेकर खेलता रहा, कूदता रहा, हम हर एक बात को शेयर करते रहे। आज वो हरिहर काका नहीं थे। तो यही स्थिति ऐसी थी कि जिसको देखकर लेखक बहुत ही अधिक चिंतित हुए थे। तो अब यहाँ पे हमारा जो का सेक्शन, खंड का है, यानी कि हमारा लिटरेचर बुक का जो था वो समाप्त हो गया। तो आप सभी को हमने बता दिया कि किस किस तरीके से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे, जैसे हमारा जो सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपको विचारात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से आपसे अलग अलग सिचुएशन रख के और पार्ट से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी अपने माइंड को प्रेजेंट रखिएगा इस चीज़ के लिए लेकर कि अलग अलग सिनारियो आपको दिए जाएंगे कि आपको ऐसा प्रश्न कब पूछना है या ऐसा करना है। तो आप ये पार्ट के आधार पर बताइए कि ये चीज़ कहाँ घटित हुई थी, कैसे घटित हुई थी, क्या करना है। ठीक, तो लिटरेचर पोर्शन हमने आपको क्लियर अप कर दिया। अब हम आते हैं अपने खंड खा पे। खंड खा हमारा टोटल लेखन सेक्शन है। ठीक है, इसमें सभी कुछ आपको अपने हिसाब से, अपने सोच विचार के हिसाब से करना है। बहुत सी सारी चीज़ों के प्रारूप हैं जिन्हें मैं साथ साथ बताते चलूँगी। ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि कहीं आप कोई ऐसी चीज़ ना कर दें जो आपसे गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फॉर्मेट यानी कि प्रारूप के मार्क्स भी आपको मिलते हैं। आपने कहीं गड़बड़ करी तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो चलिए, अब हर चीज़ के अंदर विकल्प है, तो ये विकल्प चुनने का काम आपको रीडिंग टाइम में कंप्लीट कर लेना है कि आपको किस क्वेश्चन में कौन सा प्रश्न ऑप्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेखन कार्य। तो क्या है लेखन कार्य में? सबसे पहले जैसे हमने बोला है हर क्वेश्चन के साथ इंस्ट्रक्शंस है, आपको वो फिर से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय का संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब आपके पास वर्ड लिमिट जो दी गई है वो है 150 वर्ड्स। अब 150 वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं। अरे 55 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। अब आप सोचो कि 200 हो जाए तो ये काम भी आप नहीं करना। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे करोगे? जैसे अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया है, अब इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अनुच्छेद में कितने दिए होंगे? 3 ऑप्शंस दिएंगे। अब 3 ऑप्शंस में से आपको कोई एक करना है। तो एक एक कैसे करेंगे हम सब बताएंगे, लेकिन इसको लिखने के सभी के एक ही तरीके रहेंगे। जैसे टॉपिक दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? विविधताओं का देश भारत। अब ये टॉपिक दिया है। अब इस टॉपिक के अंदर 3 संकेत बिंदु दिए हैं। अनेकता में एकता, विश्व में पहचान, प्राचीनतम संस्कृतियों व धर्मों का मेल। अब इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे सिर्फ इन 3 चीज़ों पर ही आप एक्सप्लेनेशन दोगे। इसके अलावा आपको कहीं और इधर उधर नहीं बढ़ना है। पहली चीज़ तो ये जो 3 संकेत बिंदु हैं ये एज अ हेडिंग कहीं अंदर मेंशन नहीं होंगे। अनुच्छेद में हेडिंग्स नहीं डाली जाती। जैसे आप लोग कई बार ऐसे पहले निबंध में हम लोग हेडिंग डालते थे ना, तो ये निबंध तो है नहीं, ये क्या है? ये अनुच्छेद है। पैराग्राफ राइटिंग है तो पैराग्राफ राइटिंग में हम हेडिंग्स नहीं डालते, तो ये कहीं पे एज अ हेडिंग नहीं होंगे। ये आपको संकेत बिंदु यानी कि आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं कि आपको इस टॉपिक के अंदर लिखना क्या क्या है। तो आपको इन 3 चीज़ों पर ही लिखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया अब आपको। अब आप कैसे लिखोगे चलिए बताते हैं। तो जो भी आप अनुच्छेद ऑप्ट कर रहे हो, जो भी टॉपिक ऑप्ट कर रहे हो, उसका सबसे पहले आप टॉप हेडिंग मिडिल में डाल दोगे। जैसे यहाँ हमने दिया विविधताओं का देश, ये टॉप हेडिंग हमने डाली। अब इसके अंदर आप लिखोगे कैसे? वही चीज़ें जो 3 टॉपिक्स दिए गए थे। भारत हमारा देश, भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एक सूत्र में बंधा है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये बात यूं ही नहीं कही गई है, क्योंकि हमारा देश मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की मिसाल है। मैं स्वयं भारतीय हूं और मुझे भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि मात्र यही धर्म, खान पान, बोली, भाषा, वेशभूषा में विविधताएं होते हुए भी गहरी सांस्कृतिक एकता प्रदर्शित होती है। मतलब यहाँ पर आपके खाने पीने, ओढ़ने, पहनने, रहने,
हर बोली भाषा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक ही देश में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों पर हम विश करते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, हमारी संस्कृति आपस में कायम है। ये चीज़ होती है हमारे अंदर। यह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों वाला देश है। हम सभी को पता है कि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। हमारी संस्कृति ने सभी को अपना माना है एवं वसुंधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को दिया है, कि मतलब हमारा जो कैसा है कि पूरा भारत जो है वो एक कुटुंब के समान है। हमारा देश विश्व बंधुत्व की भावना का प्रबल समर्थक है। अपनी इस सद्वृत्ति के कारण यह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। सद्वृद्धि का मतलब आपका होता है सदाचार, अच्छा व्यवहार, ये इसका मतलब। आज हम पूरे विश्व में नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। मैं तो स्वयं को धन्य मानती हूँ कि इस माटी में मेरा जन्म हुआ और यह मेरी कर्म भूमि है। धन्य धन्य भारत माता। तो देखिए, बहुत लंबा नहीं लिखना है, आप लोग 3-3, 4-4 पेज का जो लिखोगे उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत ही कट टू कट सारा काम करना है आपको। 150 वर्ड्स यानी कि आप एग्ज़ाम की कॉपी का मान लीजिए 1.5 पेज, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। एग्ज़ाम कॉपी थोड़ी बड़ी होती है तो 1.5 पेज सफिशिएंट है आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत ज़्यादा कि आपने 2-2.5 पेज भर दिया, ये काम नहीं करिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स, उसमें आपको मार्क्स तो मिलने ही नहीं है इतने ज़्यादा लिखने में, तो और टाइम आप वेस्ट करना नहीं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत या मुसीबत। हम सभी के हाथ में आजकल फ़ोन है, तो अब ये हमारी ज़रूरत भी है या मुसीबत है। जाहिर देखी जाए तो ज़रूरत तो है ही है, लेकिन बहुतों के लिए ये मुसीबत भी बन चुकी है। अब इसको आपको करना क्या है, इसे 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। क्या है मोबाइल, ये जो हाथ में मोबाइल है ये है क्या, इससे लाभ क्या है, फ़ायदे क्या हैं, इससे नुकसान क्या है, सकारात्मक पक्ष यानी का इसका पॉजिटिव जो हमारे सामने व्यू है वो हमें यहाँ पर रखना है। ये 3 चीज़ें हमें बतानी है। तो इस पे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को लिखने में कोई मुश्किल आनी चाहिए, ये तो ऐसा चीज़ है कि हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, मोबाइल फ़ोन ज़रूरत या मुसीबत, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो उसको ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग डाल देंगे। आज का समय पूर्ण रूप से आधुनिक होता जा रहा है। लोग आधुनिकता के सांचे में स्वयं को ढाल रहे हैं। आज हर वर्ग के लोगों के हाथ में आधुनिक गैजेट मोबाइल का बोलबाला है। यह अब एक ऐसी ज़रूरत बन चुकी है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। इसके केवल एक बटन से ही हम देश दुनिया तक पहुंच सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में मोबाइल एक अनूठा संसार बन चुका है। यह हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि इसके बिना हम स्वयं को अपाहिज समझते हैं। आप सोचो कि अगर आपका मोबाइल एक दिन के लिए आपके पास नहीं रहे, एक दिन छोड़ो, आप 4 घंटे के लिए सोच लो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ पैर कट गए, नहीं है हमारे पास। तो ये ऐसी फीलिंग अब हमारे साथ हो चुकी है, क्योंकि मोबाइल में संप्रेषण की दुनिया को सरल बना दिया है। संप्रेषण मतलब जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं दूरी से, होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स वगैरह, बहुत दूर हमसे जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत व्यवहार करना, वो बहुत इजी बना दिया है। परंतु अब यह ज़रूरत के साथ साथ मुसीबत भी बनता जा रहा है। इसके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि अनेक ऐप हैं जिनसे हमें इनका लती बना दिया है। जाहिर सी बात, देखिए हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट वक्त इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं और हम अपना मूल्यवान समय इसी में व्यर्थ करने लगे हैं। इससे हानिकारक तरंगें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें इसकी आवश्यकता को समझना चाहिए, ना कि इसका गुलाम बनना चाहिए, ताकि ये ज़रूरत के समय हमारा सहारा बन सके। तो मोबाइल क्या है हमने ये बताया, इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या नुकसान है, फिर एक पॉजिटिव वे हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम इसके लती नहीं बने, ये सिर्फ हमारी ज़रूरत के समय एक उपयोगी वस्तु ही बनकर रहे, ये हमें नुकसान ना पहुंचाए, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे हमने इतने में इसको बता दिया। अब हमारा थर्ड ऑप्शन जो है अनुच्छेद का क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से जो मूर्ख से महामूर्ख भी होता है वो भी बहुत बुद्धिमान हो जाता है। तो ये तो हमारी सूक्ति हो गई। ठीक, अब इस सूक्ति पर आपको 3 पॉइंट्स में डिस्कस करना है। क्या है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता क्यों है भाई, अभ्यास से ही सफलता,
अभ्यास और परिश्रम। ये 3 पॉइंट है जिन पे आपको इस सूक्ति का व्याख्यान देना है। तो कैसे लिखोगे आप, ये देखिए। सबसे पहले जो हेडिंग यानी कि जो हमारा टॉपिक है उसे हमें ऊपर डाल देना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास द्वारा हमारी जड़ अर्थात नींव मजबूत होती है। जिस प्रकार रस्सी द्वारा पत्थर पर भी बार बार घिसने से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास द्वारा हमारी नींव मजबूत होती है। तो इसके पीछे तो बहुत एक अच्छी कहानी भी है, हमने पढ़ी भी है कि मतलब एक बहुत ही महामूर्ख व्यक्ति होता है, कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ नहीं होता, बहुत कोशिश करता है, ना उसे याद होता है, ना उसे पढ़ाई होती, कुछ नहीं होता। तो क्या करता है, एक बार वो ऐसे ही दूसरे गांव जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे प्यास लगती है, तो कुएं में पहुंच जाता है। अब कुएं पे जब वो पहुंचता है, पानी निकालता है, तो वो देखता है कि जहाँ पानी निकाला जा रहा है वहाँ रस्सी से भी पत्थर, जो ऐसे मुंडेर होती है ना कुएं पे, उस पर निशान बन गया। तो उसने कहा रस्सी इतनी मुलायम, पत्थर इतना सख्त, उसके बावजूद इस रस्सी ने पत्थर पे निशान कैसे छोड़ दिया। तब उसकी समझ में ये आया कि बार बार रगड़ने के कारण जो है उस पर निशान पड़ गया। तभी से ये आपकी सूक्ति निकल के आई, करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान। अर्थात बार बार कोशिश करने से भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है वो बुद्धिमान हो जाता है। देखिए कालिदास का उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि कालिदास आप जो है पहले कितने महामूर्ख हुआ करते थे और कितने महाविद्वान निकले, महाकवि निकले। तो ये चीज़ उसको समझ में आई और तब उसने कोशिश करी, बार बार अभ्यास किया और वो महापंडित बन गया व्यक्ति। तो ये चीज़ है कि पत्थर यानी कि इतना सख्त भी जो है एक मुलायम रस्सी की रगड़ से उसमें निशान पड़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने से हमें क्यों कोई चीज़ नहीं आ सकती, हम कोशिश करें, मन से करें तो वो भी हो सकता है। तो चलिए अब हमने जो इसके पीछे कहानी थी वो हमने आपको समझा दी। अब इस जो हम अनुच्छेद कर रहे थे उस पर आ जाते हैं, क्या होगा। तो ये हो गया। फिर इसमें इन्होंने बताया कि बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार जड़ बुद्धि कालिदास भी निरंतर अभ्यास द्वारा विद्वान बन गए, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास द्वारा कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी सफलता पा सकता है। मन में यदि दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, मतलब जब आपकी समझ में आए तभी से आप काम शुरू कर लो, तो आपके लिए सवेरा वही है। अब ये जो बोला गया, हम लोग तो सो जाते हैं, रात जब थी हम लोग सो गए, और तब तक हमारे लिए रात रहती है जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि तब तक तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा ही रहता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, अर्थात जब हम अपनी आंखें खोलेंगे हमारे लिए तभी सवेरा। हम अगर मान लो दोपहर के 12 बजे आंखें खोल रहे हैं तो हमारे लिए सवेरा तभी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो हमारी आंखें बंद थी और हमारी आंखों में क्या आगे अंधेरा ही था। तो यानी कि जब हमारी समझ में आए तभी से हमें काम शुरू कर देना चाहिए। कभी असफल हो भी जाओ तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, निरंतर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए जीवन सफलता असफलता का एक पिटारा है। कभी हमें भाई बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिलते हैं, कभी हमें नहीं मिलते हैं, तो निराश क्यों होंगे? ठीक है, जिसमें हम हार गए फिर से कोशिश करिए, फिर से कोशिश करिए, फिर से कोशिश करिए। जिंदगी इतनी बड़ी है, आप कोशिश करते रहिए, आपको कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलेगी। तो बिल्कुल भी निराश हमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जो तीसरा था वो भी हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। अब हमारे पास जो आएगा वो है हमारा पत्र। अब पत्र के साथ आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब हम पत्र को, जो क्वेश्चन हमारा है ना, जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें अंदर करना क्या है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपको पढ़ना। अब इस क्वेश्चन में आपके पास 2 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक करना है। अनुच्छेद में 3 में से एक करना था, पत्र में से 2 में से आपको एक करना है। तो सबसे पहले हम पत्र को पढ़ते हैं। क्या है? आप ग्रेटर नोएडा कैलाश लोक कल्याण समिति के अध्यक्ष गुरमीत सिंह हैं। अब आपका जो प्लेस है, आप कहाँ पे रहते हो, आपका एड्रेस और आपका नाम यही है। अब आप चाहे अजय हो, विजय हो, प्रलभ हो, मोहन हो, कोई भी हो, आपका कोई भी नाम हो, अब आप उस चीज से कोई मतलब नहीं। अब आपका नाम गुरमीत सिंह ही है, कुछ और नाम नहीं। आपका एड्रेस भी वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है।
दिल्ली में जल संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र आपको लिखना है। ठीक है, आप गुरमीत सिंह हो, आप ग्रेटर कैलाश नोएडा में रहते हैं, इसी से आपको लिखना है। तो अब जब हम पत्र लिखना है, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जल बोर्ड को लिखना है, हमारा औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं हम वहां से शुरू करेंगे। अब जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होगा, जिस अधिकारी को लिख रहे हैं उसका नाम अगर हमें नहीं पता है, तो जैसे पता हो चाहे ना पता हो, हम उसके पद नाम से शुरू करते हैं। अब क्या है, महाप्रबंधक महोदय, जल निगम के सबसे बड़े अधिकारी महाप्रबंधक जी होते हैं, उनको हम लिखना शुरू करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली। तो ये एड्रेस हमने स्टार्टिंग में जो उनका था उनके पद नाम के साथ दे दिया। फिर उसके बाद हमारी दिनांक आती है। दिनांक याद रखिएगा ये नंबर्स में रहेगी। अगर हमारा अनौपचारिक पत्र होता है तो उसमें डेट बदलती है। अब ये चूंकि औपचारिक पत्र है तो जिस तरीके से फॉर्मेट है 25/2/2000, इसी तरीके से हम डेट डालेंगे। अब डेट को लेकर हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें, तो आप जिस डेट को अपना एग्ज़ाम दोगे वही डेट डालोगे। जैसे आप 2 मई को अपना पेपर दे रहे हैं या आप 18 मई को दे रहे हैं, जिस भी डेट का आपका, जैसे हम लोग का 10th का पेपर कब है, 18 मई को है ना, तो 18 मई की ही हम लोग डेट डालेंगे। क्लियर? तो जब भी अगर इन फ्यूचर भी आपके जो भी एग्जाम होंगे कभी भी होंगे, तो जिस डेट को आपका पेपर हो रहा है आप वही डेट डालेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना। फिर आता है विषय। औपचारिक पत्रों में विषय इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूरी देना होता है। क्या है, जल की समस्या के संदर्भ में, जल संकट पर है ना, तो जल की समस्या के संदर्भ में आपको ये पत्र लिखना है। चलिए अब शुरू करेंगे, तो जिनको हम थोड़े सम्माननीय शब्दों के साथ शुरू करते हैं। माननीय महोदय, माननीय महोदय, मान्यवर, कुछ भी कहकर आप शुरू कर सकते हैं। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान जल की अनियमितता की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। लोगों में इसके लिए काफी रोष है। ऊंची इमारतों तक को कम दबाव के कारण जल पहुंच ही नहीं पा रहा है। पूरे शहर में ये परेशानी महसूस की जा रही है। अत्यधिक प्रभावित इलाकों में केवल एक बार जलापूर्ति की जा रही है, परंतु बाकी इलाकों में पानी का दबाव भी कम होता है। वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब पूरी क्षमता से पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। जब तक पड़ोसी राज्य से पानी नहीं आ जाता तब तक स्थिति में कोई सुधार की उम्मीद ही कम ही है। दक्षिणापुरी, अंबेडकर नगर, ग्रेटर कैलाश एवं बसंत कुंज सहित दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में पानी का दबाव काफी कम है। इस समस्या का सामना पूरा शहर कर रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनता की असुविधाओं को ध्यान में रखकर इस संकट से मुक्ति दिलाएं। अब देखिए, ये तो दिल्ली में जो रहने वाला व्यक्ति है वो वहां के इलाकों, वहां के ट्रीटमेंट प्लांट्स के नाम से अच्छे से वाकिफ है। तो अब आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे हमें नहीं पता। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप अपने एरिया में जो कॉलोनीज हैं उनके नाम हैं आप वो लिखिए। जरूरी नहीं कि आपको दिल्ली में ही लिखना है। आप क्या करोगे, आप वहां का लिख दो जिस एरिया में आप रहते हो। अब उसके बाद मुक्ति दिलाएं, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ अब आपका नाम क्या था, भवदीय गुरमीत सिंह, अध्यक्ष कहाँ के, ग्रेटर कैलाश लोक कल्याण समिति के। इस तरीके से आप पूरा पत्र लिख देंगे। इसको लिखने के बाद अब आपके सामने चूंकि ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि 2 पत्र आपके सामने दिए हैं, तो दोनों में से एक करना था। तो चलिए अब दूसरा पत्र देखते हैं। क्या है दूसरा पत्र, अथवा आप द्वारका निवासी सुमन श्रीवास्तव हैं, परिवहन मंत्रालय को ऑटो रिक्शा की कुव्यवस्था का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। अब देखिए, ये पढ़ने के बाद ही हमें फिर पता चल गया कि एक औपचारिक पत्र ही है। अब औपचारिक पत्र तो है, साथ ही आपका नाम और आपका एड्रेस फिर से आपको बाउंड कर दिया गया। अब आपका नाम जो भी हो आपको लिखना सुमन श्रीवास्तव है। आप कहीं पे भी रहते हो, मगर आप रह कहाँ रहे हो, द्वारिका में। ये चीज़ें अब लिखते समय हम परिवहन मंत्री को लिख रहे हैं, तो श्रीमान परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली। फिर उसके बाद आप दिनांक दे दोगे। दिनांक के बाद आपका विषय आ जाएगा, ऑटो रिक्शा की कुव्यवस्था के संबंध में पत्र। तो फॉर्मेट आप देख रहे होगे कि कैसे है। पहले आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसको पद नाम के साथ ही वो कहाँ का पदभार संभाल रहा है सभी कुछ देते हुए उसका एड्रेस देंगे। उसके बाद दिनांक देंगे, दिनांक के बाद आपका विषय आ जाएगा। अब आते हैं, अब आप
सम्माननीय शब्दों के साथ शुरू करेंगे। माननीय महोदय, मान्यवर, श्रीमान, कुछ भी कह के आप यहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान दिल्ली में चलने वाले ऑटो रिक्शा की कुव्यवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ, ध्यान रखना क्योंकि आप सुमन के तौर पर लिख रहे हो। सरकार ने ऑटो रिक्शा में मीटर की तो व्यवस्था करा दी है, पर चालकों को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई, इसलिए वे इसका उपयोग ना के बराबर ही कर रहे हैं। वे किराया मनचाहा वसूल करते हैं या कहते हैं मीटर खराब है। उनकी बात ना माने तो वो जाने से भी मना कर सकते हैं। हम विवश हैं, इसलिए लाचारी वश ही किराया जो वे मनमाना वसूल कर रहे हैं वह देना पड़ता है। इस प्रकार नागरिकों का शोषण हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि ऑटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। कि मतलब वो लोग किस तरीके से मनमाना किराया ले रहे हैं, ये आप बताकर लिखेंगे पत्र। धन्यवाद। भवदीय सुमन श्रीवास्तव, अध्यक्ष द्वारिका निवासी संघ, नई दिल्ली। तो जरूरी नहीं है कि आप अध्यक्ष लिखो, आप खाली सुमन श्रीवास्तव लिख के भी छोड़ सकते हो। एक नॉर्मल नागरिक की तरह भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सॉरी। तो ये हमारे दोनों पत्र हो गए। पत्र दोनों ही औपचारिक आएंगे आपके पास, आपको पता है कि आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र ही हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6 में हमारा शुरू होता है सूचना। अब इसमें का है और खा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 प्रश्न दिए गए हैं। का में आपके पास ऑप्शन करके 2 सूचनाएं दी हैं, खा में भी ऑप्शन करके 2 सूचनाएं दी हैं। यानी का में जो 2 सूचना दी है उसमें से एक करना है, खा में जो 2 सूचनाएं दी गई उसमें से एक करना है। आपको अथवा करके ऑप्शन दिया है, तो अब आपको टोटल मिलाकर 2 सूचनाएं करनी है। सेम इसी तरह आपके पास विज्ञापन है। विज्ञापन में भी क्वेश्चन नंबर 7 में का दिया रहेगा, जिसमें 2 विज्ञापन रहेंगे। खा में आपके पास 2 विज्ञापन रहेंगे, दोनों में से एक करना है। तो 2 आपको सूचना करनी है और 2 विज्ञापन करने हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको जो सेक्शन राइटिंग सेक्शन है उसके लिए समय ज़्यादा देना है, क्योंकि इन सब में चीज़ें आपको ज़्यादा करनी है। इसलिए अब हम आते हैं का वाला। का में हमारा पहला जो है, आप मोहल्ला सुधार समिति के सचिव हैं। मोहल्ले में गणतंत्र दिवस आयोजन में भाग लेने के इच्छुक बच्चों के लिए सूचना तैयार कीजिए। अब आपको गणतंत्र दिवस में जो बच्चे पार्ट लेना चाहते हैं उसकी सूचना देते हुए आप लिखना है। क्या है, सबसे पहले जब भी हम सूचना लिखेंगे हमको एक बॉक्स बनाना होगा। ज़रूरी नहीं है आप स्क्वायर बनाइए, आप रेक्टेंगल बनाकर भी कर सकते हैं। तो बॉक्स पहले देंगे। सूचना आपको सबसे पहले लिखनी है, ये ध्यान रखिए। अगर किसी संस्था वगैरह स्कूल की तरफ से सूचना होती है तो हम स्कूल का नाम मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर तो हम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ सीधे सूचना देंगे। सूचना अब जिस भी तारीख को दी जा रही है तो तारीख सबसे पहले मेंशन करते हैं, दिनांक, जो भी दिनांक है उसको आप मेंशन करें। उसके बाद आप सूचना लिखना शुरू करोगे। क्या है, अनमोल वाटिका में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आने वाले गणतंत्र दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम से इस मोहल्ले में किया जाएगा, जिसमें मोहल्ले के बच्चों के कार्यक्रम, भाषण, कविता एवं विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक बच्चे अपना नाम जल्द से जल्द मोहल्ला सुधार समिति के कार्यालय में दे एवं इस रंगारंग कार्यक्रम में अपना योगदान दे। मोहल्ला सुधार समिति, नीरज आहूजा, सचिव। तो इस तरीके से आप करोगे। देखिए मैटर अंदर के बदलते रहेंगे क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो बदलती रहेंगी। कैसे होंगी अभी हम आगे बताते रहेंगे। जो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज़ आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही करनी है। डेट आप डालोगे, लिखना शुरू करोगे। नीचे जिस भी समिति के द्वारा दिया जा रहा है आपका अपना नाम, सभी कुछ आपको कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, सूचनाओं के तरीके बदलते रहेंगे। अब देखते हैं इसी में अथवा करके जो दूसरी सूचना यानी कि 2 में से एक करनी है ना, तो अथवा करके दूसरी दी है। आप दक्षिण पूर्व रेलवे स्टेशन अधीक्षक हैं। कहाँ के, रेलवे स्टेशन के। दक्षिण पूर्व रेलवे संभाग की गाड़ियां विलंब से चल रही हैं, इस विषय पर सूचना तैयार कीजिए। मतलब देरी से ये गाड़ियां चल रही हैं, इस पे आपको एक सूचना तैयार करनी है पूरे सामान्य जन नागरिकों के लिए। क्या है, देखिए सूचना दक्षिण पूर्व, हमने बोला था अगर किसी संस्था की तरफ से इशू किया जाता है तो हमें संस्था का नाम देना पड़ता है। अब ये सूचना कहाँ से इशू हुई है, दक्षिण पूर्वी रेलवे की तरफ से, तो हमने वो लिख दिया। फिर उसके बाद आप दिनांक डाल दोगे, जिस भी दिनांक को ये सूचना इशू की जा रही है वो डेट। क्या है, यात्रियों को सूचित किया जाता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे संभाग की ओर से आने वाली सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देर से चल रही हैं। यात्रियों की असुविधा के लिए खेद है।
मतलब हमें अफसोस है कि उन्हें तकलीफ हो रही है। अब किसकी तरफ से ये जारी किया गया? स्टेशन अधीक्षक की तरफ से, दक्षिण पूर्व रेलवे। अब यहां पर हम अधीक्षक का नाम मेंशन नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब हमने पोस्ट नेम दे दिया है तो नहीं, क्योंकि जहां पर हमने बोला संस्था की तरफ से इशू किया जाता है तो संस्था के पद नाम को हम लिख देते हैं, वहां पे उनके नाम लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर पता है तो आप लिख सकते हो, नहीं पता है तो कंपलसरी नहीं है। अब हम आते हैं खा में क्या है? आप डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र सचिव राकेश कुमार हैं। अब आपका नाम यहाँ पर स्टिक है। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों की जानकारी ये देने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक सूचना तैयार करिए। अब आप क्या हैं? आप डीएवी स्कूल के जो हैं छात्र सचिव हैं राकेश कुमार, उसकी तरफ से आपको वार्षिकोत्सव में एक नाटक मंचन है, उसकी सूचना देते हुए एक सूचना तैयार करनी है। क्या है? डीएवी पब्लिक स्कूल सूचना नाटक मंचन का आयोजन। अब सबसे पहले जो संस्था है, फिर सूचना डाला। अब क्या है, कहां डाल रहे हैं, किस पर्पस से ये सूचना दी जा रही है, वो डेट डालेंगे। क्या है? आप विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हैं वो 3 अगस्त 2000 को अंतिम 2 कक्षा यानी पीरियड्स में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहें। राकेश कुमार, छात्र सचिव। अब आप यहाँ पे देखा कि फॉर्मेट में कहीं बदलाव नहीं है, बीच की सूचना में जो बदलाव है वो सूचना हमें क्वेश्चन के हिसाब से बदलती रहनी है। अब इसी में अथवा करके जो दूसरी सूचना दी गई है वो क्या हमको लिखनी है? आदर्श पब्लिक स्कूल विकासपुरी नई दिल्ली के सांस्कृतिक विभाग की ओर से स्वर परीक्षा समारोह का आयोजन दिनांक 1 अगस्त 2000 को होने जा रहा है। इस समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना तैयार कीजिए। अब यहाँ पर क्या, स्कूल की तरफ से स्वर परीक्षा आयोजन किया गया है। अब इसके लिए सभी विद्यार्थियों को सूचित करना है, आपको तो तैयार करना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बना के ये सूचना है आदर्श पब्लिक स्कूल विकासपुरी नई दिल्ली की तरफ से। फिर है स्वर परीक्षा समारोह में दिनांक कितना है? 15 जुलाई आपको दी गया है, जिस दिन ये इशू किया गया, क्योंकि 1 अगस्त को परीक्षा होनी है। अब किसके लिए? कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए। कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में सांस्कृतिक विभाग की ओर से स्वर परीक्षा समारोह का आयोजन दिनांक 1 अगस्त 2000 को विद्यालय के प्रांगण में होने जा रहा है। इच्छुक छात्र छात्राएं अपनी कक्षा अध्यापिका को अपना नाम जल्द से जल्द दे एवं 1 अगस्त को प्रातः 8 बजे विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हों। विजेताओं को उचित पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन, सचिव सांस्कृतिक विभाग। ये हमारा पूरा इसी तरीके से लिखेंगे। तो सूचना हमारी खत्म हो गई। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 7 में, जहां हमारे पास विज्ञापन दिए गए हैं। विज्ञापन में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। विज्ञापन कैसे लिखेंगे ये भी ध्यान देते हैं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को निःशुल्क नृत्य सिखाने के लिए नटराज संस्थान की ओर से अधिक बच्चों को प्रवेश लेने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। समर वेकेशन लगने वाली हैं, उसके लिए नटराज संस्था बच्चों को फ्री में, निःशुल्क यानी कि फ्री में जो है डांस सिखाना है। तो उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है नटराज संस्था की तरफ से। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। गर्मियों की छुट्टियां नृत्य के संग नटराज, भरतनाट्यम या कथक के परंपरागत शिक्षक, यानी कि कौन सिखाएंगे? शिक्षक। अब आपको ये देना है कि ये निःशुल्क है, ध्यान रखिए, निःशुल्क आप दोनों तरफ डालेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आयु सीमा, क्योंकि नृत्य के लिए आयु सीमा देना जरूरी होता है, कितने बड़े बच्चे हम सिखाएंगे। तो आयु सीमा है 4 से 15 वर्ष तक के बच्चे ही इसमें निःशुल्क शिक्षा लेंगे। समय क्या रहेगा? शाम 4 से 5 बजे तक। हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दिया। फिर आइए और नृत्य सीखिए, जून से पहले आएँ और निःशुल्क नृत्य सीखें। तो अब देखिए ये समर वेकेशन के लिए है। समर वेकेशन कब होता है? आपका मई में होता है, जून के मिड तक हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें जो है जून से पहले उन्होंने बुला लिया कि जून से पहले जो कोई आएगा वो निःशुल्क पाएगा। अगर आप जून में आए तो आपको निःशुल्क नृत्य नहीं सीखने को मिलेगा। ठीक, अब हम आते हैं दूसरा विज्ञापन में। दूसरा विज्ञापन क्या है? जल है तो कल है के लिए विज्ञापन तैयार करिए। मतलब आपको यहाँ पर जल विभाग के द्वारा
ये चीज़ बतानी है जल विभाग की तरफ से, और आपको जल की इम्पोर्टेंस बतानी है, वाटर की इम्पोर्टेंस बताते हुए। तो जब विज्ञापन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है या स्क्वायर बॉक्स, जैसा भी हमारा होता है उस हिसाब से। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, लेकिन 0.0002% ही ताज़ा जल है। इसे बचाएं, जीवन बचाएं। हम सब का एक ही सपना, पानी की हर बूंद को है बचाना। तो ये हमको देना है पिक्चर बनानी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताते चलूँ, विज्ञापन में आप जितना भी कार्य करेंगे पेंसिल के ज़रिए करेंगे। पेंसिल शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह की कलरिंग या पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। क्लियर? तो आप पेंसिल, अच्छी पेंसिल लेकर जाएगा, थोड़ा डार्क शेड की, थोड़ा लाइट शेड की, 1-2 पेंसिल इस तरीके से रखिएगा, तो आपके लिए ये बनाना आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं खा सेक्शन में। खा में हमारे पास फिर से 2 दिए गए हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, विज्ञापन। योगा संस्थान में योगा कोर्स के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। अब एक योगा संस्थान है, वहां पर आपको योगा के लिए लोगों को आकर्षित करते हुए विज्ञापन तैयार करा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पे योगा सीखने के लिए आए। अब योगा कोई सीखे, भाई क्यों सीखते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सीखते हैं। तो इसी तरीके के आप आकर्षक ऑफर भी दे सकते हो। तो अब देखिए इस तरीके से आप पिक्चर देखिए, पिक्चर अगर आप विज्ञापन में बना दोगे तो वो ज़्यादा, क्योंकि हम लोग, अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे, आप किसी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कब होते हो, उसकी पिक्चर्स को देखकर। तो पिक्चर अगर आप बना दोगे तो आपका विज्ञापन कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कोई ना कोई पिक्चर ज़रूर बनाइएगा। राष्ट्रीय योगा संस्थान, योगा टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि आपको यहाँ पे आप सीखोगे तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी, मतलब सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका एक कोर्स चल रहा है यहाँ पर। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, सिर्फ 4 दिन के लिए है। मान्यता प्राप्त योगा कोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको जो भी सिखाया जाएगा सब मान्यता प्राप्त संस्थान के अंतर्गत सिखाया जाएगा। अब क्या है, इसमें समय आपको कौन सा है, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। भाई योगा का टाइमिंग क्या रहता है, मॉर्निंग का टाइम रहता है, फिर शाम के समय रहता है 4 से 6। तो 2 घंटे 2 घंटे मॉर्निंग और 2 घंटे इवनिंग में आपका समय डिसाइड किया गया। समय देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आते हैं योगा में करियर बनाएं, संपर्क करें, फ़ोन नंबर भी दे दिया। अब योगा में यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स दिए जा रहे हैं, तो हम सीख लेंगे तो हम अपने लिए सीखेंगे और साथ ही इसमें करियर भी बना सकते हैं। भाई स्कूल्स में आजकल योगा बहुत सिखाया जाता है, वहाँ पर एज अ टीचर वर्क कर सकते हो। आप सोसाइटीज़ वगैरह में सिखा सकते हैं, उसके लिए आप ले सकते हो, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो योगा के लिए। तो बहुत ऑप्शन है कि इसमें आप करियर आगे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से सोच विचार के, लेकिन जब भी आप विज्ञापन बनाओ अपने माइंड को थोड़ा ओपन, ब्रॉड माइंडेड रख के सारा काम करना कि हम किस तरीके से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर सब कुछ दे सकते हैं। अब अथवा करके जो दूसरा हमारे पास विज्ञापन है वो क्या है, बॉल पेनों की एक कंपनी फेयर नाम से बाजार में आई है, उसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी कि फेयर कंपनी जो है वो बॉल पेन की कंपनी है, उसके लिए हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हमें अलग देना, क्योंकि इसमें हमें ऑफर्स भी दे सकते हैं। क्या है, सबसे पहले हमने बॉल पेन की पिक्चर, यहाँ पे तो हमने देखा कई सारा बना दिया, आप 1-2 कुछ अलग करके बढ़िया सी पिक्चर बना सकते हो बॉल पेन की। लिखने में ज़बरदस्त, कीमत में मस्त, फेयर बॉल पेन। ठीक है, तो अब जैसे ये प्रोडक्ट्स के जब होते हैं ना, थोड़ी टैगलाइंस भी इस्तेमाल करिए। टैगलाइन बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये तो आपको थोड़ा अट्रैक्ट करती है। पिक्चर है, टैगलाइन है, तो आपका समझ लीजिए आपने कंप्लीट विज्ञापन बना दिया है। फिर बॉल पेन की दुनिया का राजा फेयर, जानदार ग्रिप, शानदार लिखावट एवं तेज गति का वादा फेयर। यानी कि ग्रिप, पेन लेते हैं तो ग्रिप भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा हाथ नहीं दर्द करे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। अब 5 पेन केवल 20 रुपए में, देखिए हमने ऑफर दे दिए। ठीक है, 20 रुपए में 5 पेन मिलेंगे, हर रंग में उपलब्ध हैं, यानी कि हर कलर में ही आपको मिलेंगे। वाटर प्रूफ इंक वाला फेयर, यानी कि इसमें जो इंक इस्तेमाल करी जा रही है वो कैसी है, वाटर प्रूफ है। अब आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो ये पेन आपको सभी जगह शॉप्स में मिलेगा, लेकिन आप कैसे, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी शॉप्स के लिए मंगाते हैं, कुछ होता है तो उस जगह पर क्या देते हैं हम लोग, संपर्क नंबर दे देते हैं कि कहाँ पर आप इस पेन के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रिटेल में लेना चाहोगे तो वो शॉप से मिल जाएगा ईजिली। विज्ञापन हमारे खत्म हो गए। अब हम आ गए हमारा लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या है, लघु कथा लेखन। अब लघु कथा लेखन कई आधार पर होती है, हम अलग अलग तरीके से आपको पहले भी बताते आए हैं, आज फिर एक नया तरीका बता रहे हैं। क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पे लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए।
अब आपके सामने क्या दिया गया है, 2 आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, ध्यान रखिए। 2 में से एक लघु कथा करनी है। तो पहली लघु कथा क्या दी है, चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। अब यहाँ पर चित्र दिया गया है, कौवा है, तोता है, मोर है। अब ये 3 चित्र दिए हैं, इसी के आधार पर आपको एक कहानी बनानी है। तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है, चित्र पे आधार बनाकर कोई भी कहानी। तो अब यहाँ पर आपको सोचते हुए लिखनी है। हमें पास सामने 3 पक्षी हैं और तीनों पक्षियों को सोचकर हमें कहानी लिखेंगे। क्या दिया गया है, एक समय की बात थी, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, मतलब ज्यादा चीजें पाने की उसकी इच्छाएं नहीं थी। एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देखा और सोचने लगा कि कैसा साफ और सुंदर पक्षी है, इसलिए वह बहुत खुश रहता है। उसे लगा कि इतना सुंदर है तो इसलिए खुश रहता है। कौवा हंस के पास गया और पूछा कि तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश रहते होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, पहले मैं खुश था, पर जब मैंने तोते को देखा तो लगा कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। अब कौवा काला था तो उसे लगा कि मैं बदसूरत हूं, इसलिए नहीं, तो वो हंस के पास गया, हंस ज्यादा सुंदर है तो हंस से पूछा। हंस कहता कि नहीं, मैं सफेद था तो इसलिए मैं खुश नहीं था, उसे कलरफुल ज्यादा अच्छा लगा, यानी कि तोता ग्रीन कलर का होता है, गले पे लाल पट्टी होती है, तो वो उसके पास गया कि वो ज्यादा खुश है, मुझे लगा वो ज्यादा खुश होगा। हम दोनों के शरीर पर एक ही एक रंग है, यानी कि कौवे पे काला है और हंस पे सफेद है, पर तोते के गले में लाल घेरा और सुर्ख लाल चोंच तथा गहरे हरे रंग का है। सच में वे बेहद खूबसूरत है। मतलब कौवा पूरा काला, हंस पूरा सफेद, और उसे लगा कि तोता ज्यादा, क्योंकि उसके पास कई रंग थे, तो उसको लगा कि तोता ज्यादा खुश होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा रंग है। अब कौवा भी सोचने लगा कि उसे देखा होगा, कि मतलब किसको देखना होगा, अब हमें तोते को देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और उससे कहा कि तुम इतने रंग पाकर बहुत खुश होगे। उसको लगा कि तुम्हारे पास इतने रंग है तो शायद तुम ज्यादा खुश होगे। तोते ने कहा, हाँ मैं खुश तो था, पर जब मैंने मोर को देखा तो मैं उदास हो गया। अब देखिए, एक काला था तो काला सफेद के पास आया, सफेद ने बोला कलरफुल के पास है। अब वो कलरफुल जिसके पास 2 कलर थे, लाल और हरा, उसने बोला उससे ज्यादा कलरफुल पक्षी कौन है, मोर। तो उसे लगा कि मोर ज्यादा खुश होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा रंग है। तो फिर कौवा मोर से मिलने गया, मिलने चिड़ियाघर गया, लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, मोर के साथ सभी फोटो खिंचवाते हैं। कौवे ने मोर से पूछा, तुम तो इतने सुंदर हो इसलिए खुश भी बहुत होगे। मोर ने कहा, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मैं कैद में हूं, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता, बंदी बना हुआ हूं। पर तुम खुश होगे क्योंकि तुम अपनी मर्जी से घूम सकते हो। मोर की बात सुन के कौवा हैरान हो गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई और ही बता रहा था। अब इस तरह की कहानियां जहां पर दी है वहां पे आपको शिक्षा भी देनी पड़ेगी, अपनी तुलना दूसरे से ना करें। तो अब यहाँ पर क्या हो गया था कि दूसरा पूरी तरीके से सब, मतलब तुम ज्यादा अच्छे, तुम, लेकिन इंपॉर्टेंस आपको, आपका वजूद अपना है, आपको अपनी इंपॉर्टेंस खुद समझनी है कि अब वो, अरे उसके पास इतना सारा है यार, वो कितना खुश होगा। आप उसके पास पहुंचोगे तो वो किसी और कारण से दुखी होगा। तो आपके पास जितना है आप उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, दूसरों से कंपेयर आपको नहीं करना है। अब आते हैं हमारी दूसरी कथा पर। दूसरी कथा हमारी क्या दी गई है, अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक दे दिया गया, टॉपिक पे आपको लिखना है क्या, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। शीर्षक के आधार पर कहानी लिखे, यानी कि हम बिना सोचे समझे जो काम करते हैं बाद में पछताते हैं। अब उसमें आप हेडिंग डाल दोगे, आपको टॉपिक दिया, इसी पे कहानी लिखनी। कहानी क्या, एक किसान था, उसके पास नेवला था। एक दिन किसान किसी काम से बाहर गया, उसकी पत्नी घर के कार्यों में व्यस्त थी, उसका छोटा बच्चा अकेले कमरे में सो रहा था। तभी अचानक एक भयंकर सर्प आया, यानी सांप आया, जिसे देखकर नेवले ने बच्चे को बचाने की कोशिश के लिए पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर दिया। मतलब नेवला किस पे टूट पड़ा, सांप पे, कि बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। काफी लड़ाई के बाद नेवले ने सांप को मार दिया। बच्चे के चेहरे पर बस खून ही लगा था, मतलब लड़ाई में थोड़ा सा खून उसके लग गया था बच्चे के। पर जब किसान की पत्नी आई और बच्चे के चेहरे पर लगा खून देखा तो उसने समझा कि नेवले ने बच्चे को कष्ट पहुंचाया है और उसने आवेशवश नेवले को मार दिया। पर जब उसने जमीन पर मरा सांप देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सच ही है, बिना विचारे जो करे सो पछताए। मतलब उस नेवले ने उसके बच्चे की जान बचाई थी और उसने आवेग या गुस्से में आकर उसमें
तुरंत रिएक्ट किया और उसको मार दिया, जबकि सांप को वो नेवला पहले ही मार चुका था, उसके बच्चे को बचा चुका था। यहाँ पर उस औरत ने फालतू में उस नेवले की जान ले ली थी। तो मतलब बिना सोचे समझे अगर हम काम करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है, जैसा कि ये उस किसान की पत्नी को बाद में पछताना पड़ा था नेवले को मारने के बाद में। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा सैंपल पेपर समाप्त हो गया। आप सभी को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं। सर हर एक चीज़ बहुत ही टोटली क्लियर होगी। तो आगे और भी सैंपल पेपर लेके आऊँगी, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको आ ही जाएंगी। तो जल्द ही एक और सैंपल पेपर के साथ हम मिलेंगे। मगर सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी नहीं पढ़ेंगे, और भी अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, साथ साथ आगे बढ़ते रहिएगा। लेकिन साथ ही इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि हर चीज़ को आपको माइन्यूटली पढ़ना है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर में आपके राइटर कौन है, क्या है, ये जानते हुए, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन है इसका राइटर। मान लीजिए कोई कविता है, कविता के कवि कौन है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें समझते हुए चलिएगा। तो जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय बाय।